सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जन्म कुंडली के जो 12 खाने होते हैं, जिन्हें हम भाव बोलते हैं, इन खानों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो इन खानों के अंतर्गत ना आता हो। ये जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इनमें से प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एक रिश्ता होता है। जब हम अपने रिश्तों को अच्छे से संभालते हैं, तो वो ग्रह जो उस रिश्ते से संबंध रखते हैं, वो जन्म कुंडली के अंदर शुभ होने लगते हैं। इस पर हमने पिछली वीडियो पर बात की थी, लेक्चर 34 पर। आज मैं इसको थोड़ा और सरल ढंग से समझाऊंगा, जिससे कि वो सभी मित्र समझ पाए कि हम अपने रिश्तों को निभाकर अपनी जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों को भी शुभ कर सकते हैं और अपने रिश्तों का अनादर करके हम शुभ ग्रहों को भी अशुभ कर सकते हैं। ऐसा समझें, उदाहरण के तौर पर हम मंगल ग्रह को लेते हैं। मंगल को जब हम देखते हैं शरीर के आंतरिक व्यवस्था में, तो हमने उसको खून से जाना हो, ब्लड से जाना हो। लेकिन जब हम मंगल को ही शरीर के बाहरी अंगों पर विचार करते हैं, तो वह हमारी बाजू है, हमारे कंधे हैं, हमारी कमर है। जब हम बात करते हैं मंगल की प्रवृत्ति की, मंगल की प्रकृति की, तो जब हम किसी व्यक्ति के अंदर शौर्य देखते हैं, साहस देखते हैं, हिम्मत देखते हैं, उसके अंदर के योद्धा को देखते हैं, तो ये सब हम मंगल से ही समझते हैं। और जब हम बात करते हैं रिश्तों की और हमें मंगल को देखना होता है, तो भाई बहन, मामा, ननिहाल के जो रिश्ते हैं, इन सभी को हम मंगल से समझते हैं। यदि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, यदि भाई बहनों के बीच में आपस में अच्छे संबंध नहीं होते हैं, तो सभी अपना अपना मंगल खराब कर रहे होते हैं। और यदि भाई बहन आपस में अच्छे ढंग से रह रहे होते हैं, एक दूसरे को संभाल कर चलते हैं, आदर करते हैं, तो जन्म कुंडली के अंदर यदि अशुभ मंगल है, तो वो भी शुभ होने लगता है। ये मैंने इसलिए बताया कि सभी ग्रह अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी ना किसी रिश्ते को पकड़कर चलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन रिश्तों में ही समाया हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो हम अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, उनके दायित्वों को निभाते हुए जब अपने जीवन को जीते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो इस भाव सागर से हम तभी पार हो पाते हैं जब हम अपने रिश्तों की सभी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं। आप जब भी किसी रिश्ते का अनादर करते हैं,
तो एक तरह से देखा जाए तो आप अपनी जन्म कुंडली के उस रिश्ते से जुड़े ग्रह को खराब कर लेते हैं। मेरा प्रयास है इस विषय को समझाने का कि अनजाने में हम न जाने किन रिश्तों का अनादर करते रहते हैं और अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को खराब करते रहते हैं, और समझ नहीं आता हमें कि हम ऐसे कौन से पाप करके आए हैं कि हमारी जन्म कुंडली के ग्रह खराब हैं। फिर हम ज्योतिषियों में भटकते हैं, धक्के खाते हैं और कोई हमें हल नहीं निकल के आता। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, अपने अपने रिश्तों को जब हम संभाल लेते हैं तो हमारी जन्म कुंडली के अंदर एक जीवन आ जाता है, एक खुशहाली आ जाती है, सभी ग्रह शुभ होने लगते हैं। रिश्तों का जो केंद्र है, देखो यहां थोड़ा समझने जैसा है। रिश्तों का जो केंद्र है, रिश्तों का जो आधार है, वह है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम का जो केंद्र है, जो आधार है, वह है परिवार। और परिवारों का जो केंद्र है, जो आधार है, वह है विवाह। हम जब विवाह की सफलता और असफलता पर बात करते हैं तो इसके लिए दो ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं, एक बृहस्पति, दूसरा शुक्र। अगर विवाह किन्हीं भी कारणों से असफल हो जाए तो व्यक्ति इतना परेशानियों में घिर जाता है कि वो अपने बाकी रिश्तों को भी सही ढंग से निभा नहीं पाता है, जिस कारण से उसकी जन्म कुंडली के ग्रह और अशुभ हो जाते हैं और उसका जीवन एक नरक तुल्य हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मैं अब आगे क्या करूं। जन्म कुंडली के अंदर जब किसी का भी हम देखते हैं गुरु अशुभ है या शुक्र अशुभ है तो चिंता ना करें, घबराएं नहीं। मैं जो बता रहा हूं उस आचरण को जब अपने अंदर आप ढालने का प्रयास करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र दोनों शुभ होने शुरू हो जाएंगे। मेरा निवेदन है इसे थोड़ा ध्यान से सुनें। जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाह में उतरते हैं तो प्रचलन है कुंडलियां मिलाई जाती हैं। मेरा निवेदन है उन सभी विद्वानों से वो उन दोनों बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र को अवश्य देखें, उनकी स्थिति क्या है। पहले मैं गुरु पर थोड़ा समझाऊंगा, फिर मैं शुक्र पर समझाऊंगा। आपको बहुत अच्छे से सरल ढंग से समझ में आएगा। गुरु एक तरह से देखा जाए तो हमारा परिवार, परिवार की समस्त जिम्मेदारियां, परिवार के संस्कार, परिवार की संस्कृति, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लड़के की भी और लड़की की भी। केवल बृहस्पति को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि दोनों के परिवार की स्थिति कैसी है, दोनों के परिवारों के संस्कार कैसे हैं, दोनों के परिवारों के पूर्वजों की स्थिति कैसी है, खानदान कैसे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनकी अपनी योग्यता कितनी है कि विवाह के बाद
क्या ये उन संस्कारों को, उन संस्कृति को, उन देव पितरों को, उन पूर्वजों को, परिवार की जिम्मेदारियों को क्या ये संभाल पाएंगे? मात्र बृहस्पति को देखकर आप इतना समझ सकते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब है, कोई बात नहीं। अगर ये बच्चे अपने जीवन में परिवार की जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं, परिवार के संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी मर्यादा, अपने पूर्वजों की मर्यादा को निभा पाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो अपनी धर्म, अपनी धार्मिकता, अपने रिश्तों की मर्यादाओं को निभा पाते हैं, तो गुरु शुभ होना शुरू हो जाएंगे। गुरु के लिए आप कुछ भी उपाय बताएं, लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक होगा। एक तरह से देखा जाए तो जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक जीवन की, तो संस्कार और संस्कृति दोनों के देखे जाते हैं, दो परिवारों के देखे जाते हैं, दोनों खानदानों पर विचार किया जाता है। ये विचार हम कितना कर पाते हैं ये अपनी जगह है, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर गुरु इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके परिवार की स्थिति कैसी है, इनके परिवार का संस्कार कैसे हैं, इनके परिवार की संस्कृति कैसी है, यहाँ पूर्वजों की स्थिति कैसी है, खानदान की स्थिति कैसी है, इनकी योग्यताएं कैसी हैं। इन दोनों बच्चों की कल शादी हो जाएगी, इनके घर में जो संतान पैदा होगी वो कुल का दीपक होगी या कुल नाशक होगी। ये सभी बातें गुरुदेव समझाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार का अच्छे से दायित्व नहीं निभा सकता, वो वैवाहिक जीवन को कैसे निभा पाएगा? जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को नहीं संभाल पा रहा है, जो व्यक्ति अपने परिवार की मर्यादाओं को नहीं संभाल सकता, अपने संस्कार को नहीं संभाल पाता, ऐसा व्यक्ति क्या वैवाहिक जीवन को निभा पाएगा? ये बात गुरुदेव समझाने की कोशिश करते हैं, जो समझने जैसी है। जब हम इन सब बातों को विवाह के बाद अपने आचरण में ढाल लेते हैं, तो गुरु जन्म कुंडली में कैसे भी हो वह शुभ होना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करूंगा शुक्र की। एक स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये एक दूसरे के लिए देखा जाए तो शुक्र ही है। ऐसा माने कि जब दो बच्चों का विवाह हो रहा होता है तो लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का, ये दोनों शुक्र हैं। जब ये दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं, तो अशुभ शुक्र भी शुभ होने लगता है। मैं शुक्र पर बहुत सरल ढंग से एक बात समझाना चाह रहा हूं। हमारी समस्त इंद्रियों के माध्यम से जो आनंद प्रवाहित होता है वह शुक्र है। आप अपनी समस्त इंद्रियों के माध्यम से जिस आनंद की अनुभूति करते हैं वह आनंद शुक्र है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जीवन शैली जब आपके परिवार के लिए, आपके पूर्वजों के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके समाज के लिए आनंदमयी हो जाती है, आपका जीवन का आचरण दूसरों के लिए जीवनदायिनी हो जाता है, इतना आनंदमय हो जाता है कि दूसरे हर वक्त आपकी एक नीड महसूस करते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर
यदि अशुभ शुक्र भी है तो वह भी शुभ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आनंद, आपसे मिलकर जितने लोग खुश होते हैं, आपसे मिलकर जितने लोग जीवन को उपलब्ध होते हैं, यह सभी शुक्र की उपलब्धता है। आपके प्रोफेशन के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में जब सब आपसे मिलकर आनंदित होते हैं तो आपका शुक्र ठीक होना शुरू हो जाता है। और जिन्होंने विवाह किया है, जब ये एक दूसरे की खुशियों के लिए जीते हैं, एक दूसरे के रिश्तों के लिए जीते हैं, एक दूसरे के संस्कार और मर्यादाओं के लिए जीते हैं, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ होने शुरू हो जाते हैं। पारिवारिक माहौल, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। एक तरह से देखा जाए तो शुक्र अगर अशुभ हो जाए तो आर्थिक दीनता, आपकी कारोबारी स्थिति, कलह कलेश, तलाक, आपके अलगाव, एक तरह से देखा जाए तो विवाह में इतनी उदासी छा जाती है कि लोग समझते हैं कि हमने विवाह क्यों किया, कारण शुक्र खराब कर लिया। इस शुक्र को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। थोड़ा सा होश में आए, अपने अपने रिश्तों को निभाएं, एक दूसरे के रिश्ते को निभाएं, एक दूसरे को खुशियां देने का जरा प्रयास करें। आपके जीवन के अंदर खराब शुक्र भी शुभ होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने वीडियो को शायद लंबा कर दिया, मुझे बस इतना ही रुक जाना चाहिए। जो शेष रहेगा वो मैं अगली वीडियो में दूंगा। मेरा निवेदन है, आप अपने अपने रिश्तों को अच्छे से निभाएं। आपकी जन्म कुंडली के सभी ग्रह शुभ होना शुरू हो जाएंगे, अगर अशुभ हैं तो भी, मात्र रिश्तों के माध्यम से। आज बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद गुरुजी। सादर प्रणाम।